नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं आप सबों के बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है। चाहे आप नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड बैंक के बारे में, यानी कि विश्व बैंक क्या है, उसका स्थापना कब किया गया था, उसमें कितने देश आते हैं, कितने देश उसके सदस्य हैं, उसका कार्य क्या है। वो सब देखने के बाद आज हम लोग IMF के बारे में देखेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के बारे में देखेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। इसका स्थापना कब किया गया था, किस उद्देश्य के साथ किया गया था, क्या जरूरत पड़ी कि इसका स्थापना किया गया। हम इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको रुचि है, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो ये चालू करते हैं IMF के बारे में कि IMF का स्थापना कब किया गया। जब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके पश्चात कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो गई कि वहाँ का सकल घरेलू उत्पाद बहुत बुरी तरह से गिर गई, जिसकी वजह से वह विकसित देश होने के बावजूद भी उनके पास आर्थिक स्थितियाँ खराब थी। जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब देश थे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिए था। अमेरिका भी लिया था। और विश्व युद्ध होने के बाद जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ जर्मनी, जिस वजह से वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। ठीक, अब कई देशों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे संगठन का निर्माण करें ताकि हमें आर्थिक सहायता मिल सके और एक मंच पे, विश्व के मानचित्र पे हम जितने भी देश हैं सब देश को एक साथ एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें, ताकि विश्व में आने वाली सभी गतिविधियों को, समस्याओं को, पैसों की समस्या, आर्थिक समस्या से सुलझने के लिए एक संगठन का निर्माण करें। तो आइए जानते हैं IMF के बारे में। जब द्वितीय विश्व युद्ध बंद हुआ, खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई, कई विकासशील देश हुए। तो क्या था कि 1944 में अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड्स, यहाँ पे इसका सम्मेलन किया गया, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। 44 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में एक ऐसे मीटिंग रखा गया और मीटिंग में फैसला लिया गया कि हम ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे ताकि विश्व के सभी देशों को हम लोग आर्थिक स्थितियों में क्या कर पाएंगे, सहायता कर पाएंगे। तो 1944 में इन्होंने एक मुद्दा निकाला कि हाँ, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का स्थापना करेंगे। दिसंबर 1945 में पूर्ण रूप से स्थापना कर दिया गया। 1946 में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कारोबार प्रारंभ हो गया। यानी कि इसके अंतर्गत जितने देश थे उस समय, स्थापना के समय सदस्य जितने देश प्रतिनिधि थे, उसमें क्या था, 1946 में अपना कार्य करना प्रारंभ किया तथा लेन देन प्रारंभ कर दिया। अब क्या था, 1944 में 35 देश हस्ताक्षर किए। उस समय क्या था कि 1944 में 35 देश हस्ताक्षर किए, क्योंकि 1945-44 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था और IMF को स्थापना करने के लिए कई देशों का हस्ताक्षर भी जरूरी होता है। और कोई भी आप संगठन बना रहे हो तो सब टीमों की राजी होना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ 1944 में 35 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। इतना तो समझ में आ गया कि 1944 में सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद थे, 35 देशों ने हस्ताक्षर किया। 1944 में मीटिंग रखी गई, ब्रिटेन वुड्स में, अमेरिका में है, और 1945 में इसका स्थापना किया गया। 1946 से यह सुचारू रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या है, मुद्रा कोष का ढांचा इसका कैसे है, इसमें कितने अधिकारी होते हैं, कितने पदाधिकारी होते हैं, कौन कौन से अधिकारियों का कौन कौन सा काम है, कितने सदस्य होते हैं, अब देखते हैं इसमें। आइए देखते हैं मुद्रा कोष का ढांचा। प्रशासन मंडल क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा एकदम। प्रशासन मंडल क्या करता है, नए देश को प्रवेश करने का विचार करता है। अगर कोई देश कहता है कि आप हमें ले लो, आप हमें IMF के अंतर्गत ले लो, तो उसमें क्या कहेगा, जो ये प्रशासक मंडल है, ये विचार करेगा कि हाँ, हम इस देश को रखें कि नहीं रखें, ये देश विकसित है कि विकासशील है, इसको विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाए कि विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाए। तो इस पर विचार और विमर्श करेगा। संशोधन वर्ष में इसका एक बार इसका संशोधन करेगा। फिर जैसे कोई देश है, उसमें कोई
संबोधन होते संशोधन करता है किसी देश का, फिर वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है, यानी कि प्रशासक मंडल के जितने अधिकारी होते हैं वो वर्ष में एक बार अपना मीटिंग रखते हैं और बैठक करते हैं आईएमएफ में और बढ़ावा विस्तार करने के लिए, और कुछ समस्याएं आती रहती है उनको सुलझाने के लिए आईएमएफ के अधिकारी यानी कि प्रशासक मंडल हमेशा वहां पे क्या करता है, एक साल में बैठक लेता है। इतना तो समझ आ गया कि प्रशासक मंडल क्या करता है। टॉपिक मेन इसका है नए देश को प्रवेश करने का विचार करता है, प्रवेश दिलाता है, यही मुख्य द्वार है आईएमएफ में जाने का। अब कार्यकारी निदेशक मंडल ये क्या होता है, यह निर्णय लेने वाला सदस्य होता है, यानी कि कब किस देश को कितना पैसा दिया जाए। अगर मानकर चले कोई बहुत गरीब देश है, वो मांग दिया 50,000 करोड़, तो सदस्य उसमें क्या है सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि हम इसको कितना दे। हो सकता है कि मैं उस देश को 50,000 करोड़ रुपया दे दूं, लेकिन वो चुकाने में असक्षम रहा तो हम क्या करेंगे, हमारा लॉस होगा। तो इस उद्देश्य के साथ इन्होंने क्या करते हैं, कार्यकारी निदेशक जो मंडल होता है वो सदस्य देशों, जो निर्णय लेने वाला सदस्य होता है, निर्णय लेता है। निदेशक मंडल प्रशासनिक एवं नीति संबंधी मामलों का निर्णय करता है, यानी कि जैसे बताया नीति संबंधी, और मंडल प्रशासनिक यानी कि जो ये आदेश दे देते हैं कि हाँ नए देशों को प्रवेश कर दिए, अब उसके माध्यम से तो पहला द्वार है। अब यहाँ पे आएंगे बीच में, तो क्या करता है निदेशक मंडल प्रशासनिक एवं नीति संबंधी मामलों का निर्णय करता है। जो कार्यकारी निदेशक मंडल है ये क्या करता है, प्रशासनिक एवं नीति संबंधी मामलों का निर्णय करता है, यानी कि किसी देश को पैसा देना है उसका विचार विमर्श करेगी। कोई देश आईएमएफ के अंतर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत आया है तो उसके संशोधन करेगी, उसमें कौन कौन से बदलाव करने हैं आर्थिक स्थितियों व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, तो इन सब चीज में इसका संशोधन करती है। इसमें 22 कार्यकारी निवेशक होते हैं, यानी कि कार्यकारी मतलब कि सुचारू रूप से काम करने वाले 22 इसमें निदेशक होते हैं जो कार्यकारी निदेशक मंडल के होते हैं। अब अंतरिम समिति क्या है, अंतरिम समिति सलाहकारी संस्था है, सलाह देता है कि किस देश को कितना अर्थव्यवस्था इसका क्या है। इसमें जिस देश का मानकर चलो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद कम हो रहा है तो उसको क्या करेगा, यह आईएमएफ के अंतर्गत अगर वह देश आता है तो उसको सुझाव देता है और सलाह देता है। दूसरा 22 सदस्य इसमें आते हैं, 22 सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी गवर्नर श्रेणी के हो सकते हैं, अर्थात जो इसमें जो भी इसका जो होता है बहुत ऊंचे पद के होते हैं। अंतरिम समिति जो फैसला लेती है बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। इतना याद रखिएगा कि हर बार एग्जाम में पूछता है, इसी में से पूछता है। स्थापना और इसका तो कार्यकाल समिति ये सब तो जनरली हर कोई जानता है, लेकिन एग्जाम में आता है तो इसका कोष उद्देश्य कार्य क्या क्या से है ये सबसे पूछता है। याद रखिए अंतरिम समिति का कार्य काम है, सलाहकारी संस्था है, यह सलाह देती है। जिस देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाता है उसको सलाह देती है। 22 सदस्य हैं, ये सभी गवर्नर श्रेणी के हो सकते हैं। वर्ष में 2 बार इसका बैठक होता है, यानी कि अर्धवार्षिक बैठक, यानी 6 महीने में एक बैठक और 6 महीने में एक बैठक होता है। इसका इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसका बैठक किया जाता है। अब विकास समिति है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक पे वीडियो में बनाया हूं पहले, यहाँ पर उसे देख लीजिएगा। विकास समिति आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का संयुक्त समिति है। इसका क्या है, विकास समिति में क्या है, आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का एक संयुक्त समिति होता है। विकासशील देशों का संसाधनों का हस्तांतरण पर विचार करती है, यानी कि कोई विकासशील देश है वो कर्ज लेना चाहती है किसी देश से। विकासशील देश उसे बोलते हैं कि जो अभी अभी डेवलप्ड हो रहा है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब क्या है, विकासशील देश है। अगर यहाँ के संसाधनों पे क्या करना है, हस्तांतरण करना है कि किसको कितना देना है। उस परियोजनाओं को, कोई परियोजना है उसको लागू करने के लिए क्या करता है, विकास समिति उसको सुझाव करता है, हस्तांतरण करता है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं जो कोष एवं बैंक के प्रशासक होते हैं। इसमें जो समिति होती है वो विश्व बैंक के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य होते हैं। इसमें ये दोनों इसलिए रहते हैं क्योंकि आईएमएफ उसको कंफर्म करता है और वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहमति जता देता है कि हस्तांतरण पे, इस परियोजना पे इतना पैसा दे दीजिए, तो इसके अनुशंसा पे विश्व बैंक उसको पैसा दे देता है। अब इसके सदस्यों के बारे में जाने, अभी तत्काल में वर्तमान में कौन इसके सदस्य हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसे करिएगा। अभी जो इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है, इतना चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री या फिर अर्थज्ञाता, मुख्य अर्थशास्त्री है गीता
गीता गोपीनाथन है। गीता गोपीनाथन इनकी मुख्य इसकी क्या है, चीफ इकोनॉमिक्स है गीता गोपीनाथन। ये भारतीय मूल की हैं। इन्होंने कहा था कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी इतनी गिर चुकी है कि यह बांग्लादेश आने वाले 1-2 महीने में ये बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय से यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से नीचे होगा। भारत का प्रति व्यक्ति आय या फिर सकल घरेलू उत्पाद नीचे होगा। इसमें क्या है, जो इसका आईएमएफ का ऑफिशियल भाषा है, आईएमएफ का ऑफिशियल भाषा है, इसका ऑफिशियल भाषा इंग्लिश होता है। अर्थात इसके अंतर्गत जितने देश आते हैं, आईएमएफ के अंतर्गत जितने देश आएंगे वो ऑफिशियल जब मीटिंग होगा तो वहाँ पे इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेंगे। आईएमएफ में अभी वर्तमान में 2400 स्टाफ हैं। यहाँ पे स्टाफों की संख्या इसमें 2400 है, जो इसमें कार्यरत स्टाफ है 2400 है। इसकी ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है और मुख्य अर्थशास्त्री है, मुख्य इकोनॉमिक्स यानी कि चीफ इकोनॉमिक्स है गीता गोपीनाथन, जो भारतीय मूल की है। 2016 की इसकी संपत्ति यहाँ की गई है, निकाला गया है 2016 का जो मुख्य इसमें कोष पैसा अभी रखा गया है जितना 2016 के अनुसार 667 अमेरिकी डॉलर यानी कि 667 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि बिलियन 667 बिलियन डॉलर है, जो यूएस के अनुसार 667 बिलियन डॉलर इसकी क्या है, इसकी संपत्ति है अभी वर्तमान में अमेरिकी डॉलर। इतना हो गया। अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य में पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें क्या होता है कि मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य सहयोग एवं परामर्श हेतु स्वशासी व्यवस्था कायम करना। इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अर्थात आईएमएफ का स्थापना इसी उद्देश्य से किया गया है कि अगर कोई देश हमसे मदद मांगने आता है और हमारा वो सदस्य है तो उसकी आर्थिक स्थितियों को हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक स्थितियों को बारे में सलाह देंगे, सुलझाएंगे और उसमें कोई समस्या है तो उसका समाधान करेंगे। अब दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास, इसका क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक विकास में सहायक होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का देखिए, अगर इस देश के अंतर्गत जितने देश इस संगठन के अंतर्गत जितने देश आते हैं वह एक दूसरे के अंतर्गत व्यापार करेंगे तो क्या होगा, आर्थिक स्थितियां उनकी सुधरेगी, आर्थिक विकास होगा, जिस वजह से उनके अंतर्गत समस्याएं जो होंगी आर्थिक स्थिति से संबंधित वो क्या होगा, वो कम होगा। अब इसमें क्या होगा, विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार का क्रम जारी रहता है, जिस वजह से क्या हो गया, व्यापार भी संतुलित रहेगा और देश में आय एवं रोजगार का मौका मिलेगा। बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहायक हो सकता है। इसमें क्या है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास होगा, रोजगार दे रहा है, व्यापार कर रहे हैं तो एक दूसरे के देश में रोजगार और आय का साधन होगा। तीसरा देखते हैं विनिमय अस्थायित्व, विनिमय दरों में अस्थायित्व लाना। यानी कि अगर कोई देश जब संगठन में शामिल होता है, आईएमएफ में संगठन में शामिल हो जाता है तो 1969 के पहले विनिमय अस्थायित्व का ऐसा कोई झंझट नहीं था, लेकिन 1969 में एसडीआर एक संगठन बनाया गया। इसको बता रहा हूं लेकिन इसको समझिए। विनिमय अस्थायित्व है विनिमय दरों में अस्थायित्व लाना। विनिमय दर निर्धारण सदस्य बनते समय कर लिया जाता है। विनिमय दरों में अस्थायित्व लाना यानी कि जब देश संगठन बनता है, अभी हाल में इसका 190 देश हैं आईएमएफ में 190 देशों का भी सदस्य बन चुका है आईएमएफ। प्रश्न आता है कि आईएमएफ में कितने देश हैं, तो 2020 में अभी 190 देश हैं, इतना याद रखिएगा। 190 देश इसके अंतर्गत शामिल हो चुके हैं, जिसमें भारत भी शामिल हुआ है, शामिल पहले से था। इसमें क्या है, विनिमय अस्थायित्व, विनिमय दरों में अस्थायित्व यानी कि 190 देशों में जितने 190 देश हैं, इस 190 में से अगर कोई देश अगर उसमें शामिल है, सब शामिल है, 190 देश शामिल है, तो इसमें जब शामिल हुए होंगे तो इनका क्या हुआ होगा, पहले ही अस्थायित्व आर्थिक स्थिति आकलन कर लिया गया होगा कि अगर आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सालाना अगर आपका 50,000 टर्नओवर है तो आप 50,000 टर्नओवर लेकर चलो कि हम अगले साल भी 50,000 टर्नओवर लेकर आएंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि महामारी और वैश्विक महामारी, युद्ध जैसी स्थितियां आ जाने के कारण या फिर किसी और चीज़ आ जाने के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कमी आ जाती है और हमारे राष्ट्रीय आय में कमी आ जाती है, जिस वजह से हम सालाना टर्नओवर जितना आंकड़ा निकाल कर रखे थे उससे कम आती है। तो ये क्या करती है, उसमें कुछ क्या वरीयता देती है, यानी कि हमें क्या करते हैं, ऋण की सुविधा करवाती है।
विनिमय दर निर्धारण क्या करता है, कर लेते हैं, एसडीआर करता है, यानी कि एसडीआर का पूरा नाम स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। पूरा नाम इतना लिखे, एसडीआर का पूरा नाम स्पेशल ड्राइंग राइट। 1969 में इसका स्थापना किया गया और यही करती है विनिमय दर का निर्धारण। मानकर चले कि भारत का सालाना टर्नओवर, सपोज दैट उदाहरण के तौर पे आप मानिए कि भारत का सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपया है। अगर अभी कोरोना महामारी की वजह से घटा, मानकर चले कि इन्होंने आंकड़ा निकाला, एसडीआर की टीम ने 1969 एसडीआर का स्थापना किया गया 1969 में। एसडीआर की टीम ने भारत का आंकड़ा निकाला और भारत सरकार ने भी आंकड़ा निकाला कि हम जो है 10,000 करोड़ रुपया सालाना टर्नओवर है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण और वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाने के कारण भारत का जो सालाना टर्नओवर हुआ वो 5,000 करोड़ हुआ। तो इसमें क्या है, इसके लिए आईएमएफ क्या करेगी, उसको लोन देगी तथा इसमें सुधारने के लिए सुझाव और मुद्रा भी उधार देती है। यानी कि हमने जो लक्ष्य रखा था अगले साल के लिए 10,000 करोड़ का, तो उसका क्या करेगी, लक्ष्य हमें देगी एसडीआर के माध्यम से आईएमएफ कि आपका जो टारगेट है 10,000 करोड़ उसे आप बनाए रखें, हम आपको कर्ज देंगे उधारी के रूप में और ब्याज के रूप में हमें दे देंगे। आर्थिक सहायता, इसका उद्देश्य था कि आर्थिक सहायता, अगर कोई देश किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो उसको आर्थिक मदद करेंगे, यानी कि पैसा देकर, वित्तीय सहायता। बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था, यानी कि इसमें क्या होता है कि अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ऐसा नहीं है कि एक बार आईएमएफ किसी देश को पैसा दे दी तो उस वर्ष किसी देश को नहीं देगी। बहुपक्षीय भुगतान करती है। अगर 190 देशों के पास अगर कोई विपत्ति आ जाती है आर्थिक स्थिति से, तो इसमें 190 देशों को भी क्या करेगा, आईएमएफ पैसा देगा, उधार देगा, ऋण देगा। तो क्या होगा, बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था क्यों देगा, इसमें रोजगार, फिर कई परियोजनाओं को चालू करना, अपने देश को आर्थिक स्थिति से निपटना, ये हो गया। अब असंतुलन की अवधि तथा मात्रा में कमी करना। अब इसमें क्या होता है, असंतुलन की अवधि, अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, असंतुलित वहां का माहौल हो चुका है, उस देश के पास अपने सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, सरकार के कोष में पैसे नहीं है, तो क्या करेगी, इसमें संतुलन की अवधि बनाने के लिए क्या करेगी, इसमें पैसा देती है। अब मुद्रा कोष के कार्य देखते हैं। मुद्रा कोष के कार्य में आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी कि जिस उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना किया गया था, उस उद्देश्य में, इसके उद्देश्य तो देख लिए, अब कार्य देखेंगे। मुद्रा कोष के कार्य में पहला है आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी कि संकटकालीन सहायता, समयकालीन विनिमय कठिनाइयां, चालू भुगतान का संतुलन तथा अस्थायी ऋण सहायक शुल्क। यानी कि आर्थिक सहायता प्रदान करने का तात्पर्य है, अगर कोई देश सदस्य देश है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य देश है, तो इसमें अगर किसी देश का संकट स्थिति आता है, आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो उसमें क्या होगा, आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, यानी कि वित्त प्रदान करेगा। इसमें क्या, संकटकालीन सहायता, यानी कि संकट के समय में, युद्ध, महामारी, ये सब प्राकृतिक आपदाओं के समय में नुकसान होता रहता है किसी देश का, तो उसमें सहायता प्रदान करेगा। सामयिक विनिमय कठिनाइयां, यानी कि कोई कठिनाइयां आती है उसके देश में, विनिमय से तात्पर्य वाली कोई कठिनाइयां आती हैं, खरीद में बिक्री करने में कोई कठिनाइयां आती है, किसी देश का निवेश में कठिनाइयां आती है, तो उसके लिए यह क्या करेगा, पैसा देगा। चालू भुगतान की संतुलन, यानी कि भुगतान संतुलन, किसी देश के निवेश आदान प्रदान होते रहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट माल होते रहता है, उसमें क्या होता है, किसी देश का नुकसान होता है तो इसमें चालू भुगतान का संतुलन देता है। अस्थायी ऋण देता है, सहायता शुल्क देता है। अगर किसी देश को सहायता चाहिए पैसे से संबंधित, तो क्या करता है, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड उसको क्या करता है, पैसा देता है। इसमें बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि यह पैसे से संबंधित ही सहायता कर सकता है, और भी सुझाव दे सकता है। आपके प्रति व्यक्ति आय का, भारत के देश है, मानकर चलो इसको सहायता चाहिए तो पैसा पैसा तो देगा ही, आर्थिक सहायता करेगा ही, लेकिन पैसे के साथ साथ और भी चीजें हैं जो क्या करता है, मुद्रा कोष पूरा करता है, जैसे कि सहायता देना, सलाह देना, ये सब चीजें देता है। ऋण तथा ऋण का वचन पूरा करना, इसमें क्या, अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय साख के अंतर्गत आती है। इसमें क्या है, जब यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है तो क्या, अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय साख, यानी कि यह अल्पकालीन, यानी कि छोटे समय के लिए ऋण देता है, अर्थात कि यह देगा अल्पकालीन। अब अल्पकालीन दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन होता है, आईएमएफ दो प्रकार से अल्पकालीन साख की व्यवस्था कराती है, यानी कि अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय साख की व्यवस्था कराती है। पहला, प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा बेचता है तथा एक जरूरत
जरूरत पड़ने पर विदेशी मुद्रा बेचता है। यहाँ समझिए, ध्यान से समझिए कि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दो प्रकार से इसके अल्पकालीन होते हैं। अल्पकालीन इसके क्या होते हैं, अल्पकालीन साख की व्यवस्था है, प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा बेचता है, यानी कि डायरेक्ट बेच देगा, आपको जरूरत भी नहीं है, बोलेगा कि आपको विदेशी मुद्रा चाहिए, हाँ तो उसके बदले पैसा लेकर दे देगा। दूसरा है कि जरूरत पड़ने पर विदेशी मुद्रा बेचता है। अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडारण की कमी है, अगर वह विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ाना चाहता है तो वह IMF से बोलेगा कि हमें विदेशी मुद्रा चाहिए, ताकि हम क्या करें, विनिमय जो हमारे देश का NNP है, GDP है, उसको हम लोग बढ़ावा दे सके, और विदेशी मुद्रा हमारे पास रहेगा तो विदेशी निवेशक ज़्यादा आएंगे, और विदेशी निवेशक ज़्यादा आएंगे तो हमारे देश का NNP बढ़ेगा। जब NNP बढ़ेगा तब हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP या फिर GDI बढ़ेगा। तो इसके लिए मुद्रा बेचता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाता है। स्थापना 1944 में हुआ, कार्यकाल अपना का नींव रखा गया 1944 में। 45 में मुख्य रूप से स्थापना किया गया IMF का, और 1946 से अपना कार्यभार संभाला और कार्य करने लगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 1951 से प्रारंभ हुआ, अवधि 6 से 12 महीने की है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आर्थिक विकास संबंधित, कई मुद्रा लोन संबंधित सारी विवरण इसमें समझाई जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो प्रशिक्षण कार्यक्रम 1951 से प्रारंभ किया गया, इसके अंतर्गत कराई जाती है। अवधि इसकी होती है कि 6 महीने से 1 साल तक, यानी कि 6 महीने से 12 माह तक। विश्व बैंक में सहयोग स्थापित करना, यानी कि जो देश मुद्रा कोष के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत आते हैं, विश्व बैंक में सहयोग स्थापित कर सकते हैं। कई देश ऐसे हैं जो 44 देश थे शुरू में, 35 देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो सर्वप्रथम विश्व बैंक का सदस्यता उनको सबसे पहले मिली थी। विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधित सलाह, विदेशी विनिमय करना, विदेश में व्यापार करना या फिर उससे पैसे संबंधित, यानी कि विदेशी निवेशक जिसे कहते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए सलाह देता है। यानी कि विदेश, जैसे कि इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत जितने देश आते हैं, 190 देश फिलहाल में अभी याद रखेगा, 190 देश IMF के अंतर्गत आते हैं। अभी के चीफ इकोनॉमिक्स हैं गीता गोपीनाथन, जो भारतीय मूल की हैं। विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधित सलाह देता है। मुद्रा कोष की सफलताएं देखेंगे, इसके कौन कौन सी सफलताएं हैं, इसका जो इन्होंने सफलताएं पाई हैं, उपलब्धियां पाई हैं, क्या है। सदस्य संख्या में वृद्धि, शुरू जब 1944 में, और 1944 में नींव रखी गई, 1945 में जब स्थापना किया गया था तो उस समय 44 देश थे, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, और 2020 तक अभी 190 देश इसमें आ चुके हैं। 190 देश मुद्रा कोष में शामिल है। याद रखेगा कि 190 देश अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में शामिल हो चुके हैं। तो क्या होगा, सदस्य संख्या में वृद्धि। भुगतान संतुलन में सहायक, किसी भी देश को भुगतान संतुलन करता है और सहायक होता है। सब देश इसका तारीफ करते हैं जो IMF के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अगर भुगतान संतुलन में सहायक नहीं होता तो इसकी संख्या 44 से 190 नहीं होती, इतना याद रखिए। राजनीति दबाव से मुक्ति, अब क्या है कि इसमें कोई राजनीति दबाव नहीं है। ये वैश्विक मानचित्र पे एक ऐसा संगठन है कि ये गैर राजनीति संगठन है, इसमें कोई राजनीति पार्टियां नहीं आएंगी। इसमें क्या है कि दूसरे सरकार है, मानकर चले कि भी भारत में NDA की सरकार है, तो नेतृत्व करने जाएगा इसका IMF क्या कि बोले कि हमें पैसा दे दो, तो ऐसा नहीं है कि NDA को नहीं देगी। UPA भी जाएगी पैसा मांगने के लिए IMF से, तो वो भी देगा। तो क्या है, राजनीति दबाव से मुक्ति है। विदेशी भुगतान में सहायक है, यानी कि विदेशी पैसा, मानकर चलो कि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडारण कब होगा, जब यहाँ के लोग विदेशों में जाएंगे और विदेशी मुद्रा लेकर आएंगे, तब भंडारण होगा विदेशी मुद्रा का। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कई बार होता है कि कितने देशों में लोग नहीं जा पाते हैं विदेश, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ विदेशी मुद्रा भंडारण का कमी हो जाता है, और उन्हीं कमी को पूरा करने के लिए IMF से मदद लेना पड़ता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेना पड़ता है, जिस वजह से उसके विदेशी मुद्रा भंडारण में क्या होता है, उसमें भंडारण हो जाता है। विनिमय स्थिरता, यानी कि लेन देन खरीद फरोख्त करने में क्या होता है, सहायता करता है। संकट का साथी है, आपातकालीन जैसी स्थितियां, जैसे कि महामारी, अभी कोरोना महामारी है, अगर भारत चाहेगा तो इसे पैसा ले लेगा, अभी लिया भी है IMF से पैसा, भारत सरकार ने लिया भी है। प्रावधानिक ज्ञान का विस्तार करना, यानी कि इससे संबंधित जुड़ी जितनी जानकारियां हैं इनको विस्तार से समझना। इसमें क्या होगा कि ऋण देना, ये सब चीजें करना, प्रोसेस है, इसमें उन्हीं को समझना। अब
ये हो गया। सफलताएं इसमें समझ गए कि सदस्य संख्या में वृद्धि, भुगतान संतुलन में सहायक, राजनीति दबाव से मुक्ति, विदेशी भुगतान में सहायक, विनिमय स्थिरता, संकट का साथी और प्राविधिक ज्ञान का विस्तार। अब मुद्रा कोष की विफलताएं देखेंगे। देखिए, आप कोई भी काम करिएगा तो किसी की नज़र में अच्छा है तो किसी की नज़र में बुरा है। यकीन नहीं है कि कोई भी काम, कोई भी संगठन, कोई भी आदमी या फिर कोई भी चीज़ पूरा परफेक्ट काम नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसमें कई भी विफलताएं होती है। इसमें विफलताएं आइए जानते हैं मुद्रा कोष की विफलताएं। सबसे पहले धनिकों का क्लब, यानी कि इसमें कई देशों ने शिकायत की कि मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कि आपका जो संगठन है वो उन्हीं देशों का बात सुनता है जिनका उसमें क्या है, अभियांश ज़्यादा है, यानी कि शेयर ज़्यादा है। जैसे अमेरिका हो गया और भी बाकी देश है जिसका अभियांश ज़्यादा होता है, उनका यह क्या करता है, सबसे ज़्यादा सुनता है और उन्हीं को लोन देता है। देखो, विकासशील देश को लोन देने की बजाय या विकसित देशों को लोन देना पसंद करता है। विकसित देशों क्या होगा जरूरी, उसको क्या जरूरत है, उसके पास पहले से पैसा है, विकसित देश है, इसको पैसा विकासशील देश को देना चाहिए। तो इसमें क्या है, कई देशों ने शिकायत की इसको कि धनिकों का क्लब है। दूसरा, सदस्य देशों में अभियांशों का आधार वैज्ञानिक नहीं। इसमें क्या है, सदस्य देशों में अभियांश अगर मानकर चले कि 190 सदस्य हैं इसमें, तो क्या होगा, उसमें क्या है, सुचारू रूप से आंकड़ों के अनुसार बंटवारा नहीं करते। कोई देश विकसित है तो उसको 5000 करोड़ देंगे, कोई अभी विकास कर रहा है उसको बहुत पैसे की जरूरत, उसको 1000 देगा, 1000 करोड़ देगा। तो इसमें क्या है, इसमें भेदभाव होता है, भेदभाव पूर्ण नीति, यानी कि इसमें भेदभाव होता है। अगर आपके पास जितना पैसा है उतना ही लोन देगा, यानी कि ठीक उसी प्रकार हो रहा है जैसे कि आपके पास जितना है उतना ही मिल रहा है। तो वैसे ही यहाँ भी होता है कि अगर जिस देश के पास जितना, आज अमेरिका चाहेगा, बोलेगा कि हमें 10,000 करोड़ चाहिए तो दे देगा तुरंत। अभी दूसरा देश, गरीब देश चाहेगा, पाकिस्तान है, भारत है, तो उतना नहीं दे पाता है, जिस वजह से भेदभावपूर्ण नीति इसको आरोप लगता रहता है। अब क्या है, व्यापार प्रतिबंधों को हटाने में असफल है। कई देश हैं एक दूसरे पे व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसमें क्या है, IMF के अंतर्गत बहुत देश आते हैं, 190 देश हैं। 190 देशों में से कई ऐसे देश आते हैं जो एक दूसरे से नहीं बनता, जैसे भारत पाकिस्तान है, ये दोनों देश भी उसमें शामिल हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी जमता नहीं है, जिस वजह से कई व्यापार की जो चीज़ें हैं उसमें प्रतिबंध लगा है। तो इसमें क्या है, व्यापार प्रतिबंधों को हटाने में असफल लगा। तरलता की समस्या का समाधान नहीं, SDR जो इसका स्थापना 1969 में किया गया था, इसमें क्या है कि तरलता का समाधान नहीं, इसके एक टारगेट एम पूरा करके जाते हैं कि हमें सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ या फिर 15,000 करोड़ करना है। उसमें अगर असफल रहता है तो क्या करती है, इसमें IMF उसको पैसा देती है, लेकिन इसमें क्या है, कितने देशों को देगी, तो जिस वजह से तरलता की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। अब क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल है। IMF का स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था कि आर्थिक स्थितियों के साथ साथ इसमें हम कुछ ऐसे सुझाव देंगे जिस वजह से इसमें सदस्य देश जितना है उनका क्या होगा, विकास होगा, उन्नति होगा, सामाजिक उन्नति होगा, लेकिन ऐसा करने में यह असफल रहा है। अब देखते हैं मुद्रा कोष और भारत के बीच कैसा संबंध है, अच्छा है कि खराब है, इसको हम लोग पूरे विस्तार से देखेंगे। प्रारंभ के 44 देशों में भारत भी था। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना किया जा रहा था तो प्रारंभ में हस्ताक्षर करने वाला देश भारत भी था, इसीलिए उसको स्थानीय सदस्य की उसको सदस्यता दी गई थी। 44 देशों में पहला देश ये भी शामिल था। 1945 में लागू कर दिया गया, स्थापना कर दिया गया, तब से भारत उसके साथ जुड़ा है। यानी कि जब विचार विमर्श किया गया था ब्रेटन वुड्स में, यानी कि अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड्स नाम का, जहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना करने का विचार चल रहा था, उस प्रतिनिधियों में भारत के प्रतिनिधि भी शामिल थे और तब से लेकर अभी तक भारत उसका प्रतिनिधित्व करते आ रहा है। इसमें क्या है, भारत उन 5 देशों में था जिनका अभियांश ज्यादा था। इन 44 देशों में हो गया, जब 44 देशों में 1945 से स्थापना हो गया, 1946 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो 5 देश ऐसे थे जिनका अभियांश यानी कि शेयर ज्यादा था, जिसमें भारत भी था। लेकिन 1970 में सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद से ज्यादा योगदान नहीं दे पाया, जिस वजह से भारत का अस्थायी सदस्यता खत्म कर दिया गया और भारत को अब बोलना पड़ता कि हमें इतना पैसा दो। इसका लभ्यांश ज्यादा रहता तो अपने अनुसार क्या करता, ये पैसा लेता। लेकिन इसमें क्या है, अगर भारत को ज्यादा बेनिफिट लेना है तो इसमें अपने अभियांश को बढ़ाए उसमें, लेकिन ऐसा देश नहीं है। हर देश चाहती है कि हमारा उसमें क्या हो, शेयर ज्यादा हो, जिस वजह से क्या है कि भारत 1970 के बाद से इसकी अस्थायी सदस्यता खत्म कर दी गई। अब विश्व बैंक की सदस्यता शुरू में उसी देश को मिली जो देश इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में थे, उनको ही विश्व बैंक की सदस्यता दी गई थी। अब संकट में सहायक कैसे हुआ भारतवर्ष के लिए? जब प्रथम द्वितीय जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1945 में, तो हमारा देश आज़ाद हुआ नहीं था, 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ाद होने के बाद पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया 1950 में। 1950 में पंचवर्षीय योजना यानी कि योजना आयोग का गठन किया गया। उन्हीं योजना आयोग में प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने बहुत सारे पैसे लिए IMF से कि हमें संकट से उभरना है, जिसमें कई शिक्षा नीति, कृषि, उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए प्रथम योजना आयोग, द्वितीय योजना आयोग, तृतीय योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन किया गया। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, इन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचवर्षीय योजना में इन्होंने पैसा लिया। अब विशेषज्ञों से परामर्श, विशेषज्ञों से यानी कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद को कैसे बढ़ाएं, प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाएं, आर्थिक स्थितियों से कैसे निपटे, जो भारत में कई आपदा जैसी स्थितियां आ जाती है जिससे उसे निपटने के लिए IMF ने विशेषज्ञों का परामर्श दिया और भारत ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि, भारत क्या था, भारत उन शुरू से 44 देशों में शामिल था। इसमें 5 बड़े देश जिसके अभियान यानी कि शेयर ज़्यादा थे, इसमें भारत भी शामिल था। 1970 से इसका क्या हुआ, अस्थायी सदस्यता खत्म कर दी गई, इसलिए की गई क्योंकि इसमें क्या था कि जो इसका शेयर था बहुत कम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि शुरू से यह 5 देशों में गिना जाता था, इसका अभियान ज़्यादा था यानी कि शेयर ज़्यादा था, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उस समय से अपना दबदबा बनाए रखा है भारतवर्ष। तो इतना कंफर्म हो गया। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था विश्व बैंक और आज हम लोगों ने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना कब किया गया, किस उद्देश्य के साथ किया गया था। भारत शुरू से ही इसके प्रति बहुत जागरूक रहा है IMF के प्रति। वर्तमान में कितने देश हैं ये सब तो हम लोग पूरे अच्छे से देख लिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नियमित रूप से वीडियो देखते रहिए। मैं लेकर आता हूँ इकोनॉमिक्स से संबंधित और मिसाइलों के बारे में बहुत अच्छा वीडियो। आप नियमित रूप से हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो दूसरों को भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।